समुद्र के बीच एक सुनसान आइलैंड पर दो स्कूल स्टूडेंट्स लगभग 3 महीनों से फंसे हुए थे। उनके पास किसी से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था, वहां से निकलने के लिए बोट नहीं थी। ये दोनों स्कूल में एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते थे, लेकिन इस बीच पर उन्हें एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करना पड़ा जो उन्होंने आज तक सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत एमा नाम की एक लड़की से होती है। एमा अपने स्कूल की सबसे अच्छी और पॉपुलर स्टूडेंट्स में से एक थी। वह पढ़ाई, स्कूल के प्रोग्राम और अपने भविष्य को लेकर काफी सीरियस रहती थी। उसका सपना आगे चलकर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था और वह अपने स्कूल रिकॉर्ड को बेहतर बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसी स्कूल में डीन नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। वह एमा से बिल्कुल अलग था। डीन ज्यादातर अकेला रहता, स्कूल के नियमों की ज्यादा परवाह नहीं करता और किसी के साथ आसानी से घुलता मिलता भी नहीं था। उसके पिता जैक उसे संभालने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन डीन उनसे भी दूरी बनाकर रखता था। स्कूल में एमा की सबसे करीबी दोस्त लीजी थी। लीजी को पता था कि एमा को स्कूल के पॉपुलर लड़के स्टीफन में थोड़ी दिलचस्पी है, इसलिए वह बार बार उसे इसी बात को लेकर चिढ़ाती रहती थी। एक दिन क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसन बताते हैं कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स को एक हफ्ते के लिए त्रिनिदाद ले जाया जा रहा है। वहां उन्हें एक सामाजिक प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ उस जगह की संस्कृति को भी समझना था। एमा इस ट्रिप को लेकर काफी उत्साहित थी, क्योंकि इससे उसका स्कूल रिकॉर्ड और बेहतर हो सकता था। डीन भी इस ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन वह खुद वहां जाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता था। लंच के समय एमा की नजर डीन पर पड़ती है, जो एक छोटे चाकू से सेब काट रहा था। तभी एक टीचर उसके पास आकर स्कूल में चाकू लाने के लिए उसे डांटती है और प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। लीजी डीन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि शायद उसके पिता ने इन्फ्लुएंस लगाकर उसे दोबारा इस ट्रिप में जगह दिलवाई है। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर इकट्ठा होते हैं। डीन आखिरी समय तक जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैक उसे समझाते हैं कि इतनी मुश्किल से उसे दोबारा ट्रिप में शामिल किया गया है, इसलिए वह इस मौके को बर्बाद न करे। डीन मजबूरी में बस में बैठ जाता है और कुछ समय बाद पूरा ग्रुप त्रिनिदाद पहुंच जाता है। होटल पहुंचने के बाद टीचर्स सभी को बताते हैं कि आज वे आराम कर सकते हैं, लेकिन अगली सुबह से उनका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स पूल में मस्ती करने चले जाते हैं। एमा अपने दोस्तों और स्टीफन के साथ होती है, जबकि डीन अकेला बालकनी से सबको देख रहा था। उसी शाम लिजी एमा को बताती है कि कुछ स्टूडेंट्स पास मौजूद एक लोकल बोट पर पार्टी करने जा रहे हैं। वहां स्टीफन भी आने वाला था। एमा पहले मना करती है क्योंकि यह पार्टी स्कूल की परमिशन के बिना हो रही थी, लेकिन दोस्तों के बार बार कहने पर वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। डीन भी उस पार्टी में पहुंच जाता है। बोट पर तेज म्यूजिक चल रहा था और ज्यादातर स्टूडेंट्स नाचने तथा ड्रिंक करने में लगे हुए थे। एमा वहां स्टीफन को ढूंढ रही होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह उसे किसी दूसरी लड़की को किस करते हुए देख लेती है। यह देखकर एमा का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। वह वहां से हटने लगती है। तभी पास खड़ा डीन उसे देखकर कहता है कि जिस लड़के के लिए वह यहाँ आई थी वह तो किसी और के साथ मजे कर रहा है। एमा पहले से परेशान थी, इसलिए वह डीन से कहती है कि उसे उसकी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है। दोनों की बहस चल ही रही होती है कि अचानक पुलिस की बोट वहां पहुंच जाती है। पुलिस को खबर मिली थी कि इस पार्टी में कम उम्र के स्टूडेंट्स शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस सभी को बोट के सामने वाले हिस्से में इकट्ठा होने के लिए कहती है। वहां अफरा तफरी मच जाती है और इसी दौरान एमा का पैर फिसल जाता है। वह सीधे समुद्र में गिर जाती है। डीन उसे गिरते हुए देख लेता है और बिना देर किए पानी में कूद जाता है। वह तैरकर एमा तक पहुंचता है और किसी तरह उसे पास मौजूद एक छोटी डिंगी में चढ़ा देता है। ये छोटी बोट एक रस्सी के जरिए पार्टी वाली बड़ी बोट से बंधी हुई थी। डीन खुद भी उसमें चढ़ जाता है। उसे डर था कि पुलिस उसे चाकू रखने और उसकी बाकी हरकतों की वजह से मुश्किल में डाल सकती है, इसीलिए वह अपना चाकू निकालता है और डिंगी को बड़ी बोट से बांधने वाली रस्सी काट देता है। एमा उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। डीन कहता है कि पुलिस के जाने के बाद वे चप्पू की मदद से दोबारा बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसी बीच पार्टी वाली बोट उनसे लगातार दूर होती जाती है। डीन डिंगी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी उसे पता चलता है कि उसमें मोटर ही नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक छोटा चप्पू था और समुद्र की लहरें तेजी से बढ़ रही थीं। कुछ ही देर में तेज तूफान शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी लहरें उनकी बोट से टकराने लगती हैं। एमा और डीन उसे कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन अंधेरे में उन्हें यह भी दिखाई नहीं दे रहा था कि समुद्र उन्हें किस दिशा में ले जा रहा है। पूरी रात तूफान में बहने के बाद सुबह उनकी आंख खुलती है। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था और पार्टी वाली बोट का कहीं कोई निशान नहीं था। डीन का फोन पानी में खराब हो चुका था। वह एमा का फोन देखता है, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। एमा डीन को दोष देती है कि अगर उसने रस्सी नहीं काटी होती तो वे इस समय बाकी लोगों के साथ सुरक्षित होते। डीन अपनी गलती मानने के बजाय उसे शांत रहने के लिए कहता है। उसे भरोसा था कि पार्टी वाले लोग उन्हें मिसिंग देखकर वापस ढूंढने जरूर आएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एमा को कुछ दूरी पर जमीन दिखाई देती है। डीन चप्पू की मदद से बोट को उसी दिशा में ले जाने लगता है। किनारे के पास लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं और जरा सी गलती से उनकी बोट पलट सकती थी। काफी मेहनत के बाद दोनों किसी तरह उस आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाते हैं। एमा जमीन पर उतरते ही अपने फोन में दोबारा
सारा नेटवर्क चेक करती है, लेकिन वहां भी कोई सिग्नल नहीं था। बोट की तलाशी लेने पर डीन को एक फ्लेयर गन मिलती है। वह उसे अपने पास रख लेता है। दोनों को लगता है कि शायद आइलैंड के दूसरी तरफ कोई गांव या होटल होगा, इसलिए वे जंगल के अंदर रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ होटल में पिछली रात की पार्टी का सच सामने आ चुका था। टीचर्स सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं। तभी लिजी बताती है कि एमा रात से होटल वापस नहीं आई है। पहले उसे लगा था कि एमा शायद किसी दूसरे दोस्त के कमरे में होगी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। अटेंडेंस पूरी होने पर पता चलता है कि डीन भी वहां मौजूद नहीं था। पुलिस पार्टी वाली बोट पर मौजूद स्टूडेंट्स से पूछताछ शुरू करती है। कुछ लोगों ने एमा को पानी में गिरते और डीन को उसके पीछे कूदते देखा था, लेकिन उसके बाद किसी ने दोनों को वापस बोट पर आते हुए नहीं देखा। अब पुलिस को शक हो जाता है कि वे समुद्र में कहीं फंस गए हैं। यह खबर दोनों के परिवारों तक पहुंचती है। एमा की मां बारबरा, उसके पिता फील और डीन के पिता जैक तुरंत स्कूल पहुंचते हैं। सभी प्रिंसिपल और टीचर्स से जवाब मांगते हैं, लेकिन उस समय किसी को यह भी नहीं पता था कि एमा और डीन समुद्र में किस दिशा में बहकर गए होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। उधर एमा और डीन कई घंटों तक जंगल में चलते रहते हैं। रास्ते में उन्हें एक वाटरफॉल और साफ पानी का छोटा तालाब दिखाई देता है। डीन को वह जगह पसंद आती है और वह एमा से उसकी फोटो लेने के लिए कहता है, लेकिन एमा उस पर गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि वे यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं। अगर वह इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाई और समय पर वापस नहीं लौटी तो उसके भविष्य की सारी प्लानिंग खराब हो सकती है। डीन उसे समझाता है कि फिलहाल यूनिवर्सिटी से ज्यादा जरूरी यहाँ से जिंदा निकलना है। दोनों आइलैंड के दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। दूर दूर तक कोई घर, बोट या इंसान मौजूद नहीं था। अब उनके पास उसी जगह वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था जहां उन्होंने डिंगी छोड़ी थी। शाम होने तक दोनों वापस बीच पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनकी बोट मौजूद नहीं थी। समुद्र की टाइड उसे दोबारा अपने साथ बहा कर ले जा चुकी थी। रेत पर सिर्फ एक लाइफ जैकेट पड़ी हुई थी। अब दोनों को समझ आ जाता है कि वे इस आइलैंड पर पूरी तरह फंस चुके हैं। सूरज डूबने वाला था और रात में जंगल के अंदर रहना सुरक्षित नहीं था। डीन बीच के पास सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है। एमा को ठंड लग रही थी, इसलिए डीन अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। दोनों आग के पास बैठकर उम्मीद करते हैं कि सुबह तक सर्च टीम उन्हें ढूंढ लेगी। अगली सुबह डीन की आंख खुलती है तो एमा वहां मौजूद नहीं होती। वह उसे ढूंढते हुए बीच पर पहुंचता है, जहां एमा रेत और बड़ी लकड़ियों की मदद से SOS लिख रही थी। एमा कहती है कि अगर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा तो यह निशान देखकर उसे पता चल सकता है कि आइलैंड पर कोई फंसा हुआ है। इसके बाद दोनों अपनी जरूरत की चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। वाटरफॉल की वजह से उनके पास पीने का साफ पानी था, लेकिन खाने और रहने का इंतजाम अभी भी करना था। डीन जंगल से बड़ी पत्तियां और लकड़ियां लाता है। एमा भी उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर बीच के पास एक छोटी झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। कुछ समय बाद उन्हें केले और दूसरे फल मिल जाते हैं। डीन समुद्र से मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, जबकि एमा SOS के निशान को और बड़ा बनाती है। शुरुआत में दोनों के बीच लगभग हर बात को लेकर बहस होती थी। एमा चाहती थी कि उनका पूरा समय रेस्क्यू के सिग्नल तैयार करने में लगे, जबकि डीन का मानना था कि उन्हें सबसे पहले लंबे समय तक जिंदा रहने का इंतजाम करना चाहिए। दिन बीतने के साथ एमा को समझ आने लगता है कि डीन सिर्फ स्कूल का केयरलेस लड़का नहीं था। मुश्किल हालात में वह उससे ज्यादा शांत रहता और कई ऐसी चीजें जानता था जो वहां उनके काम आ रही थीं। डीन भी पहली बार एमा को उसकी स्कूल वाली पॉपुलर इमेज से अलग देख रहा था। एमा शिकायत जरूर करती थी, लेकिन वह हर काम में उसका साथ भी देती थी। एक दिन एमा वाटरफॉल के पास अकेली पानी ले रही होती है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह घबराकर वापस झोपड़ी के पास चली आती है और डीन को पूरी बात बताती है। डीन कहता है कि वह कोई छोटा जानवर भी हो सकता है, लेकिन एमा को यकीन था कि उस आइलैंड पर उनके अलावा कोई और भी मौजूद है। उधर सर्च टीम्स समुद्र के बड़े इलाके में दोनों को ढूंढ रही थीं। पुलिस को उनकी छोटी डिंगी भी मिल जाती है, लेकिन उसमें कोई मौजूद नहीं था। एमा और डीन के पेरेंट्स अधिकारियों पर सर्च जारी रखने का दबाव बना रहे थे। जैक एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर हायर करने की बात करता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सिर्फ ऑफिशियल सर्च के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। आइलैंड पर समय गुजरता रहता है। गर्मी की वजह से एमा अपनी फुल पैंट्स को काटकर शॉर्ट्स बना लेती है। दोनों अपनी झोपड़ी को भी पहले से मजबूत कर लेते हैं। रात में वे एक ही शेल्टर के अंदर सोते थे। शुरुआत में एमा डीन से दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन अब उसके आसपास होने से उसे सुरक्षित महसूस होने लगा था। एक शाम दोनों जंगल में आगे जाते हैं, तभी उन्हें जमीन पर एक इंसान की खोपड़ी दिखाई देती है। एमा उसे देखते ही डर जाती है। एमा को लगता है कि यह इंसान भी कभी उनकी तरह इस आइलैंड पर फंसा होगा और मदद का इंतजार करते करते यही मर गया। वह डर कर कहती है कि कुछ समय बाद उनकी हालत भी ऐसी ही हो सकती है। डीन उसे समझाता है कि बाहर उनके परिवार और पुलिस उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा वे यहाँ पूरी तरह अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ है। इसी दौरान दोनों को आसमान से एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत खुली जगह की तरफ भागते हैं। डीन एमा के बैग में रखी फ्लेयर गन ढूंढता है, लेकिन गन वहां मौजूद नहीं थी। दोनों आसपास की हर चीज उलट पलट कर देखते हैं, पर उन्हें फ्लेयर नहीं मिलती। वे बीच की तरफ दौड़ते हुए हाथ हिलाते और चिल्लाते हैं,
लेकिन प्लेन काफी ऊंचाई पर था। कुछ ही देर में वह उनकी नजरों से दूर चला जाता है। इतने दिनों बाद मदद उनके बिल्कुल पास से निकल गई थी, लेकिन वे उसे सिग्नल नहीं दे पाए। एमा खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। उसे यकीन होने लगता है कि अब कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। डीन उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसी इमोशनल मोमेंट में दोनों पहली बार अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करते हैं और उस रात उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। अगली सुबह एमा जागती है तो डीन झोपड़ी में मौजूद नहीं था। प्लेन खो देने के बाद वह पहले से ही डरी हुई थी, इसलिए उसे लगता है कि कहीं डीन भी उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। वह उसे पुकारते हुए जंगल के अंदर जाती है। कुछ दूरी पर डीन जमीन में एक गड्ढा खोद रहा होता है। वह उस स्केलेटन को दफनाने के लिए ग्रेव तैयार कर रहा था। एमा जल्दी में उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन रास्ते में गिरकर उसके घुटने पर चोट लग जाती है। डीन तुरंत उसके पास आता है और उसे वाटरफॉल के पास ले जाकर घाव साफ करता है। यही डीन पहली बार एमा को अपनी माँ के बारे में बताता है। बचपन में डीन अपनी माँ के साथ कार में सफर कर रहा था। उसकी एक गलती की वजह से उसकी माँ का ध्यान सड़क से हट गया और कार का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उसकी माँ की मौत हो गई। भले ही डीन उस समय बच्चा था, लेकिन वह आज तक खुद को उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मानता था। इसी गिल्ट की वजह से उसने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह किसी के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके कारण लोग हर्ट हो जाते हैं। एमा पहली बार डीन की असली परेशानी समझ पाती है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। डीन माहौल को हल्का करने के लिए पानी में मस्ती करने लगता है और एमा भी उसके साथ बारिश में नाचने लगती है। इसके बाद दोनों स्केलेटन को सम्मान के साथ दफना देते हैं। दिन हफ्तों में बदलने लगते हैं। बाहर सर्च ऑपरेशन जारी था, लेकिन कोई भी सही आइलैंड तक नहीं पहुंच पा रहा था। लगभग 1 महीना गुजरने के बाद अधिकारियों को लगने लगता है कि एमा और डीन का इतने लंबे समय तक जिंदा रहना संभव नहीं है। ऑफिशियल सर्च रोक दी जाती है, लेकिन बारबरा और जैक अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे खुद हेलीकॉप्टर्स में कई आइलैंड्स के ऊपर जाकर देखते हैं, मिसिंग पोस्टर्स बंटवाते हैं और आसपास के मछुआरों से जानकारी मांगते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। जैक बारबरा से कहता है कि उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर ली है, लेकिन बारबरा को अब भी यकीन था कि उसकी बेटी जिंदा है। आइलैंड पर एमा और डीन को बाहरी दुनिया से जुड़े कई हफ्ते गुजर चुके थे। दोनों ने वहां रहने का एक रूटीन बना लिया था। एक शाम डीन एमा को ग्रीन फ्लैश के बारे में बताता है। उसकी माँ कहा करती थी कि कभी कभी सूरज के पूरी तरह डूबने से ठीक पहले होराइजन पर एक पल के लिए हरे रंग की रोशनी दिखाई देती है। डीन ने आज तक उस रोशनी को नहीं देखा था। दोनों कई शाम साथ बैठकर सनसेट देखते हैं, लेकिन उन्हें वह ग्रीन फ्लैश दिखाई नहीं देता। यहाँ दोनों को पहली बार स्कूल, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और अपनी पुरानी प्रॉब्लम से दूर रहने का मौका मिला था। फिर भी एमा पूरी तरह घर लौटने की उम्मीद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने पेरेंट्स और छोटी बहन को बहुत याद करती थी। एक शाम दोनों दोबारा सनसेट देख रहे होते हैं। जैसे ही सूरज होराइजन के पीछे जाता है, एक पल के लिए उन्हें हरे रंग की रोशनी दिखाई देती है। डीन समझ जाता है कि यही वह ग्रीन फ्लैश था जिसके बारे में उसकी माँ उसे बताया करती थी। वह काफी देर तक उस जगह को देखता रहता है। एमा उसके पास बैठी थी और पहली बार डीन को अपनी माँ से जुड़ी किसी याद में दुख की जगह खुशी महसूस हो रही थी। कुछ दिन बाद दोनों जंगल में फल इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी बड़े जानवर की आवाज सुनाई देती है। डीन हाथ में चाकू लेकर आगे बढ़ता है। एमा उसे अकेले जाने से रोकती है, लेकिन डीन उसे झोपड़ी के पास रहने के लिए कहता है। कुछ देर तक उसकी कोई आवाज नहीं आती। चिंता होने पर एमा भी उसके पीछे जंगल में चली जाती है। रास्ते में उसे जानवर के गुर्राने और डीन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एमा तेजी से उस दिशा में भागती है। कुछ दूरी पर उसे डीन जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ और कपड़ों पर खून लगा हुआ था और पास ही एक बड़ा जंगली पैंथर मरा पड़ा था। पैंथर ने डीन पर हमला किया था और अपनी जान बचाने के लिए उसे चाकू से उसका सामना करना पड़ा। एमा तुरंत उसके पास जाकर उसकी चोटें देखती है। डीन ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं था। उधर स्कूल और परिवारों की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। एमा के दोस्त भी मानने लगे थे कि शायद वह कभी वापस नहीं आएगी। आइलैंड पर एमा और डीन ने भी रेस्क्यू का इंतजार करने के बजाय वहां लंबे समय तक रहने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने शिकार करना, मछली पकड़ना और मौसम खराब होने से पहले शेल्टर मजबूत करना सीख लिया था। एक दिन एमा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां होने लगती है। डीन घबराकर पूछता है कि कहीं वह प्रेग्नेंट तो नहीं है। एमा कहती है कि ऐसा नहीं है। डीन को लगता है कि शायद पिछली रात खाई हुई फिश खराब थी, क्योंकि उसकी स्मेल भी थोड़ी अजीब थी। कुछ देर बाद दोनों अपनी झोपड़ी में आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक ऊपर से उनकी कुछ गायब चीजें नीचे गिरने लगती हैं। दोनों पेड़ की तरफ देखते हैं। वहां एक बंदर बैठा हुआ था। असल में एमा को पहले जिस चीज के आसपास होने का एहसास होता था और उनकी चीजें बार बार गायब हो रही थीं, उसके पीछे यही बंदर था। उसके हाथ में वही फ्लेयर गन भी थी जो प्लेन आने वाले दिन अचानक गायब हो गई थी। एमा एक केला उठाकर बंदर को दिखाती है। बंदर केले के बदले फ्लेयर गन नीचे फेंक देता है। उसी समय उन्हें आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों बिना एक पल गंवाए फ्लेयर गन लेकर
बीच की तरफ भागते हैं। यह एक साइट सीइंग हेलीकॉप्टर था जो उनके आइलैंड के पास से गुजर रहा था। एमा फ्लेयर गन को लोड करती है और आसमान की तरफ फायर कर देती है। लाल फ्लेयर हवा में ऊपर जाती है। हेलीकॉप्टर के पायलट की नजर उस रोशनी पर पड़ती है। वह हेलीकॉप्टर को मोड़कर आइलैंड की तरफ वापस लाता है। एमा और डीन खुशी से हाथ हिलाने लगते हैं। करीब 3 महीने बाद आखिरकार किसी ने उन्हें देख लिया था। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम आइलैंड पर उतरती है और दोनों को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बैठा लिया जाता है। घर लौटने पर एयरपोर्ट पर उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और मीडिया के लोग मौजूद थे। बारबरा अपनी बेटी को देखते ही उसे गले लगा लेती है। फील और स्टेसी भी एमा को जिंदा देखकर रोने लगते हैं। जैक अपने बेटे को देखकर राहत की सांस लेता है। डीन हमेशा अपने पिता से दूरी बनाकर रखता था, लेकिन इस बार वह खुद आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लेता है। घर वापस आने के बाद सब कुछ एमा को अजीब लग रहा था। उसी रात डीन उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। दोनों अकेले में बात करते हैं कि आइलैंड के बाद यह दुनिया कितनी अलग लग रही है। डीन एमा के करीब आता है, लेकिन एमा उसे रोक देती है। वह बताती है कि उसके पेरेंट्स हर कुछ मिनट में कमरे में आकर उसे देख रहे हैं। और इसी सीन के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। हमारे जल्द मिलेगी अगली वीडियो में।